हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो पेपर है आपका, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो रहने वाली है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को फोकस करके समझने की कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन का जल हट जाता है और लवण का रंग बदल जाता है, ठीक है। तो लवण का जल जो है वो लवण का रंग कैसा हो जाता है, तो क्या होता है FeSO4 7H2O। ये जो है इसमें 7H2O क्या है, ये क्रिस्टलन का जल होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल जो है क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। लेकिन जब ये 7 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये FeSO4 जो है ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा और ये श्वेत बन जाएगा, ठीक है। चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझिए ताकि चीज़ घुमा के भी आ जाए तो आपको क्लियर रहे कि इसमें क्या था। इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ याद किया कीजिए साइंस मैथ्स को स्पेशली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या देगा ये, सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कौन सी अभिक्रिया रहेगी, ये विस्थापन अभिक्रिया रहेगी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है, तो प्याज का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। ये काफ़ी ईजी है। लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की क्या विधि जो है वो क्या कहलाती है, तो उसको यशद लेपन बोलते हैं, देखिए गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यशद लेपन। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है, तो आयनिक यौगिक का गुण कौन सा होता है, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो फर्स्ट का आंसर आपका वाइट हो जाएगा। सेकंड का आंसर जो है ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अनियन रहेगा, ठीक है, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं। द मेथड ऑफ कोटिंग जो है जिंक कवर ऑन आयरन आर्टिकल, जिंक की लेयर चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है पेट से भोजन और गुदा द्वार से अपशिष्ट के बाहर निकालने के नियंत्रित करने वाली कौन सी मांसपेशी है, तो वो कौन सी मांसपेशी होती है, अवरोधिनी मांसपेशी उसको बोलते हैं, स्पिंचर मसल्स बोलेंगे, अवरोधिनी मांसपेशी भी है, ठीक है। पौधे के द्वारा अपशिष्ट के उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है वो आपको बताना है। तो अपशिष्ट उत्पाद करने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं, ये भी ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस जैसे अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं ना। पौधे की जड़ें कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उनके आसपास की मिट्टी से उत्सर्जित करती है, बिल्कुल कर लेती है। कई पौधों में अपशिष्ट कोशिकाओं में लाइसोसोम में जमा होते हैं, ये गलत है। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा जी, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है तंत्रिका कोशिका के किस भाग से सूचना प्राप्त की जाती है, तो तंत्रिका कोशिका की जो द्रुमिका होती है उससे सूचना प्राप्त की जाती है। और सूचना भेजी किससे जाती है, वो तंत्रिका से भेजी जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है तो इसको भी ध्यान से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारक है, आप नेगेटिव काम कर रहा है तो हमारा जो हार्मोन्स का विलन होता है वो कौन होता है, वो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है ना। सारे उल्टे काम करता है ये एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो गोलाकार जो केंद्र है उसको ध्रुव कहा जाता है। दंत चिकित्सक जो है दांतों को बड़ा करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है मसल दैट कंट्रोल द, तो स्पिंचर मसल्स आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ लीजिए, इसमें आपका लास्ट आंसर आ जाएगा। आप जब हम करते हैं तो हिंदी मीडियम से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड, तो डेंड्राइट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो पोल आ जाएगा। टीथ ऑफ फेस एंड डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मानव नेत्र का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। 13 है कांच के त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण आपतित किरण की दिशा में एक कोण पर झुकती है, इस कोण को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, तो इस कोण को जो है डी द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देखिए एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु किसके बराबर होता है, तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए निम्नलिखित में से कौन दिए गए जीवों की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम दिखाता है, तो इसमें आपका आंसर सी आ जाएगा। नंबर पहले घास होगी, फिर जो है टिड्डा रहेगा, उसके बाद मेंढक रहेगा और उसके बाद जो है सांप आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है मनुष्य द्वारा
निम्नलिखित में मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम परितंत्र की पहचान करनी है। तो बगीचा जो है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है, बाकी ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 जो है यहाँ पे अभिकथन कारण दिया गया है। तो आप इन क्वेश्चन से बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। ABCD में से आपको आंसर करना होता है स्टेटमेंट और कारण को देख के। तो पहले बाकी क्वेश्चन हम हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं। वेयर इज द प्यूपिल फॉर्म्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? रेटिना। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में एमर्जेंट रे बेंड करती है एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। एंगल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? D से। फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट जो है फार पॉइंट होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 का आपका C आंसर रहेगा एंड इसमें आपका गार्डन हो जाएगा। उसके बाद आपको असर्शन रीजन दिए गए हैं, तो यहाँ से हम करेंगे, पहले हिंदी मीडियम में करेंगे। देखिए, दंत क्षय जब तब शुरू होता है जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है और कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका आंसर आपका जो है A हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, दोनों ही सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। 18 देखिए, गैसों के आदान प्रदान में मदद करने में पौधों में रंध्र को खोलना और बंद करना द्वार कोशिकाओं का काम है। ठीक है, ठीक बात है। जब पानी अंदर आता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र के छिद्र को बंद कर देती हैं, और इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। रक्त में शर्करा का स्तर का पता अधिवर्ग ग्रंथि की कोशिकाओं के द्वारा पता लगाया जाता है और पूर्णभर क्रियाविधि हार्मोन स्रावण को नियंत्रित करती है। ये गलत है स्टेटमेंट। यदि रक्त में शर्करा का स्तर अधिक है तो अधिक इंसुलिन स्रावित होता है। तो ठीक बात है, जितना ज़्यादा शुगर होगा उतनी ज़्यादा इंसुलिन निकलती है। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका D हो जाएगा, 19 का D। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभिकथन है -1 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -1 डायप्टर के बराबर होगी। ठीक बात है, ठीक है। बहुत कम फोकस दूरी का अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की तुलना में प्रकाश को अधिक अपसरित करता है। ठीक बात है, ठीक है, तुलना में प्रकाश को अधिक अपसारित करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असर्शन रीजन। तो फर्स्ट 17th क्वेश्चन का जो असर्शन का रीजन का आंसर वो आपका A हो जाएगा। 18th का आपका C हो जाएगा। 19th का आपका D हो जाएगा। ठीक है, और 20th का आंसर जो है वो आपका B रहेगा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड होगा यानी अपचायक होगा वो हाइड्रोजन रहेगा। रिड्यूस्ड होगा वो कौन सा होगा? कॉपर ऑक्साइड। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, ठीक है, वो कॉपर ऑक्साइड रहेगा और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, अधातु वर्धनीयता और तन्यता का अर्थ समझाना है। कौन सी दो धातुएं सबसे अधिक अधातु वर्धनीय हैं? और जो है साथ में अथवा वाला भी करेंगे। कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करने पर सतह पर क्यों तैरता है? इसकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये हर बार, तो इसको अच्छे से करके जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लीजिए। तो ये जो है यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, ये रिड्यूस हो चुका है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग यहाँ पे एजेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 हम करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। विच टू मेटल्स आर द मोस्ट मैलिएबल and why does calcium float on the surface when it react with water? Write a balanced chemical equation. सबसे पहले डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यानी जो धातु है उसको पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वो अधातुवर्ध्यता कहलाता है। और द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और पतले तारों में बदलना वो क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाता है, यानी तन्यता कहलाता है। टू मोस्ट मेलिएबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। तो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स कौन सी रहेंगी? गोल्ड एंड सिल्वर रहेगी। और में जो दिया गया है कि कैल्शियम जो है वो फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि व्हेन कैल्शियम टैबलेट रिएक्ट विद वाटर, जो कैल्शियम है जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो उससे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है? मेटल के साथ स्टिक कर जाती है। वो इतनी एनर्जी यहाँ पे नहीं निकलती, इतनी ऊर्जा, इतनी ऊष्मा नहीं निकलती कि हाइड्रोजन गैस वो क्या हो सके? बर्न हो सके। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो बनते हैं वो स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम जो मेटल है उसके साथ, एंड वो उसको लाइट वेट बना देते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस के ऊपर तैर जाती है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, इसीलिए जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स ज़्यादा उसके सरफेस के साथ चिपक जाते हैं तो वो हल्की होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। इसमें आप रिएक्शन दिखाएंगे, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। कैल्शियम प्लस वाटर क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, स्लेट लाइम। ठीक है, और बुझा हुआ चूना बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कैसे होता है? हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग?
तो यहाँ से आंसर लिख देंगे ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है वो उसका जो परिवहन होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है एंड जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन हैव हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो उसकी बंधने की कैपेसिटी है, क्षमता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। एंड ट्रांसपोर्ट इन डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड। और ये जो है ब्लड का जो प्लाज्मा है, क्लियर है, रक्त के प्लाज्मा में ये ट्रांसपोर्ट इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेज एन एनिमल मसल हाउ डज इट मूव। हिंदी मीडियम में देखेंगे, जब तंत्रिका आवेग किसी जंतु की मांसपेशी तक पहुंचता है तो वह कैसे गति करती है। तो मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन। मसल सेल्स के अंदर बिल्कुल स्पेशल जो है प्रोटीन होते हैं दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है तो वो अपनी शेप और अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। इस तरह के स्पेशल प्रोटीन उसके अंदर उपस्थित होते हैं। न्यू अरेंजमेंट ऑफ दी स्पेशल प्रोटीन गिव द मसल सेल्स अ शॉर्टर फॉर्म। ठीक है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस हेल्प इन मूवमेंट। और जो ये नई अरेंजमेंट बन जाती है इन स्पेशल प्रोटीन्स के अंदर तो वे मसल सेल्स को जो है क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका आकार छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होती है, मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस तरह से चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। एक वस्तु को अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपको जो है यहाँ पे निकालना है, एम की वैल्यू निकालनी है। इजी क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस चैप्टर से आपको एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलता है। An object is placed at a distance of 30 cm from a concave lens and form a virtual and erect image at a distance of 10 cm from the lens. Find the magnification. बहुत easy है। तो इसमें सबसे पहले जो भी दिया गया है वो आप लिख लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें कॉनकेव लेंस दिया गया है। यू हमारा हमेशा माइनस में रहेगा, -30 कर लेंगे। और वी हमारा कॉनकेव लेंस जो है यहाँ पे दिया गया है तो क्या आ जाएगा, वी हमारा -10 लेंगे। तो यहाँ से आप m की वैल्यू लगा दोगे, m इज इक्वल टू वी बाई यू फॉर्मूला रहता है। तो ये आंसर जो है आप निकालोगे 0.33। ठीक है, ये आपका m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। व्हेन वी एंटर फ्रॉम ब्राइट लाइट टू अ रूम विद डिम लाइट वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। आफ्टर सम टाइम वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, व्हाई। ठीक है, तो ब्राइट लाइट से एकदम से हम डिम लाइट में जाते हैं तो हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको देख पाते हैं। एंड साथ में ये भी करेंगे डिफाइन डिस्पर्जन, व्हाट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है और जो है इसके विक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 26, जब हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करते हैं तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाते। तो ये आपको करना है। तो दोनों के आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा रहेगा कि जो ब्राइट लाइट है, व्हेन वी आर इन ब्राइट लाइट द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर इनटू द आई। जब हम बहुत तेज रोशनी में होते हैं तो हमारी आइरिस जो होती है, ठीक है, हमारी आइरिस वो कॉन्ट्रैक्ट की हुई होती है, वो संकुचित हुई होती है ताकि कम से कम लाइट हमारी आंखों में प्रवेश कर सके। ऑन एंटरिंग ए रूम विद डिम लाइट, जब हम डिम लाइट के रूम में एंटर करते हैं, अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, एज लेस लाइट गोज इनसाइड थ्रू पीपल वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली। और उस समय इतनी ज़्यादा समंजन क्षमता हमारी नहीं होती कि एकदम से ही चेंज हो जाए। तो उसको जो है ना आइरिस की एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। जब तक वो एडजस्ट होगी तब तक क्या होता है, तब तक कम ही लाइट आ रही है तो इसीलिए हमें कम दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे समंजन क्षमता हमारा लेंस उसको कंट्रोल करता है और फिर ज़्यादा लाइट एंटर करता है। ठीक है, प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता है तो फिर क्या होता है कि फिर हम इजीली देख पाते हैं। After some time, iris relax and expand the pupil to allow more light to enter inside. Then we can see clearly in dim light. ठीक है, उसके बाद हमने splitting of white light into component color is called dispersion. तो विक्षेपण क्या होगा, व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना जो है वो विक्षेपण कहलाता है। एंड बैंड ऑफ 7 कंपोनेंट कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। और जब विक्षेपण होता है तो हम इस तरह का 7 कलर का बैंड जो कि रेनबो में, इंद्रधनुष में हमें दिखाई देता है, वो हमें मिलता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। 3 विभिन्न प्रकार के वियोजन अभिक्रियाओं के नाम बताइए, प्रत्येक के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। इस क्वेश्चन को तो रट लो, ठीक है, बार बार हर सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें देखिए नेम द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव 1 बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच।
तो देखिए सबसे पहले आपको डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट लिखना है। इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दिखाया हुआ है। इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। फेरस सल्फेट की रिएक्शन दे सकते हो, वहाँ पे लेड नाइट्रेट की रिएक्शन दे सकते हो। मतलब डिकम्पोजिशन दिखाना है किसी भी तरीके से कोई भी रिएक्शन दे दो। डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट, इसमें आपकी केवल 2 ही रिएक्शन दी गई है सिलेबस में, AgCl और AgBr वाली, तो दोनों को रट लो अच्छे से। AgCl ये क्या देता है, Ag+Cl2। एंड डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, केवल एक ही एग्जाम्पल है, वाटर जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे, इन चीज़ों को ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3, राइट टू यूजेस, बहुत इजी है। हाउ इज बेकिंग पाउडर मेड इज यूजिंग इट, तो कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं, हिंदी मीडियम में देख लीजिए। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखना है, 2 उपयोग लिखने हैं और कैसे बनाया जाता है उसे बेकिंग पाउडर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो। NaHCO3 फार्मूला होता है। यूज़ क्या है ये, कि ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, बिस्किट बनाने में और एंटासिड की तरह काम करता है। और आग बुझाने में सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन में यूज़ होता है, फास्टर कुकिंग में यूज़ होता है, टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज़ होता है। तो बड़े सारे यूज़ हैं, कोई भी 2 आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन है कि इससे जो है वो बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाएगा। तो इसके अंदर अगर थोड़ा सा हम एडिबल एसिड मिला देते हैं, लाइक टार्टरिक एसिड, ठीक है, लाइक टार्टरिक एसिड इसके अंदर मिला देते हैं तो ये बेकिंग सोडा जो है बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लवणों के क्रिस्टलन जल से आप क्या समझते हैं। कॉपर सल्फेट और वॉशिंग सोडा के क्रिस्टलन के जल के साथ रासायनिक सूत्र लिखिए। और जिप्सम से प्लास्टर और पेरिस के निर्माण को दर्शाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आपको लिखनी है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट एंड गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वॉशिंग सोडा। केमिकल रिएक्शन दिखानी है, प्लास्टर और पेरिस फ्रॉम जिप्सम। तो यहाँ से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। किसी भी लवण के साथ उसके फॉर्मूले में जो भी वाटर मॉलिक्यूल, जो भी पानी के अणु जो है वो लगे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्रिस्टलन का जल, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट 5H2, 5H2 यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलन का जल है। Na2CO3 10H2, ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा जिप्सम का दे सकते हो, POP का दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो अब जिप्सम से जो है POP कैसे बनता है, तो उसको 120-180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। इसमें आप ये कंडीशन ध्यान रखोगे, अगर आप इसे ज़्यादा हीट कर दोगे तो ये बर्नट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे। उसके बाद ये बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1.5 मॉलिक्यूल वाटर जो है वो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेबुलेट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्तवाहिका, धमनियों और शिराओं के बीच किन्हीं 3 अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस देखेंगे। आर्टरीज क्या है, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं। तो अब देखिए, हैव थिक वॉल्स एंड इलास्टिक वॉल्स। जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, एंड वेन्स की दीवारें पतली होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी, तो हार्ट से सारा जो ब्लड है कंप्लीट बॉडी तक लेकर जाती हैं, जबकि ये ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती हैं। ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर, इसमें बहुत ही ज़्यादा दबाव से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड बहता है। इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर जो है कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होते आर्टरीज़ के अंदर। ब्लड फ्लो एट लो प्रेशर एंड वॉल इंश्योर नो बैक फ्लो ब्लड हैपन्स। तो लेकिन इसमें प्रेशर बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो हो सकता है ब्लड पीछे की तरफ चला जाए। इसीलिए क्या होता है, बैक फ्लो के लिए इंश्योर करने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। राघव रसोई घर के अंदर गया, उसकी माँ खाना बना रही थी, उसने गलती से प्रेशर कुकर को छू लिया, अपना हाथ पीछे किया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो बस एक ही बात याद रखनी है, रिफ्लेक्स आर्क है, प्रतिवर्ती चाप है, बस, ठीक है ना। तो उसमें जो रिफ्लेक्स आर्क है पूरी उसको दे देंगे हम, और प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं, क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएँ। बहुत ही ईजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार रिपीट मिलता है अलग अलग तरह से, ठीक है। कभी कांटा लग जाता है, कभी गर्म कुकर को हाथ लग जाता है। तो ये चीज़ें, ये पेट क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो आते ही आते हैं। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे, आंसर कर लेते हैं।
तो यहाँ से देखेंगे सेंसरी रिसेप्टर जो है स्किन डिटेक्टेड द सेंसेशन ऑफ हीट, सबसे जो संवेदी हमारी ग्राही हैं वो क्या करेंगी, वो हीट का सेंसेशन सबसे पहले स्किन में आ जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन पास द इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कोड, और फिर जो हमारी न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो इन्फॉर्मेशन को हमारी मेरुदंड के पास क्या करेंगी, भेज देंगी। फॉर क्विक रिस्पॉन्स रिले न्यूरॉन पास द इन्फॉर्मेशन टू द मोटर न्यूरॉन, और जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स हो जाए तो हमारी जो रिले न्यूरॉन है, रिले तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो हमारी जो मोटर न्यूरॉन है उनको भेज देंगी। और उसके बाद जो अगली रिएक्शन होती है कि जो इफेक्टर है, मसल्स हमारी रिस्पॉन्ड करती है अपना हाथ पीछे खींचने के लिए, और ये एक्शन क्या कहलाता है, ये प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 31 क्वेश्चन, स्नेल के प्रकाश के अपवर्तन का नियम दीजिए, और बेंजीन का अपवर्तनांक आपका 1.50 है, तो बेंजीन में प्रकाश की गति आपको बतानी है। वायु में दे रखी है, अपवर्तनांक दे रखा है, बहुत सिंपल है, बस डायरेक्ट छोटा सा एक फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें स्नेल का अपवर्तन का नियम आपको देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। तो जो अपवर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, और जो इंसिडेंट रे के साथ बनता है, आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है, उनका साइन जो है दोनों ही साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये स्नेल का नियम कहता है। फॉर द लाइट फॉर ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल जो दिया गया है इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे ही रखा है, अपवर्तनांक सी की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला लगा दीजिए, n = c/v, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न आरेख बनाइए। तो निकट दृष्टि दोष युक्त का दूरबिंदु का निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र बनाना है, और अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधन, यानी जो आपके एनसीईआरटी में 3 डायग्राम दिए गए हैं ना, वो डायग्राम आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इनको करेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, खेतों में उपयोग किए जाने वाले पीड़कनाशक हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और जमा हो जाते हैं, इस प्रक्रिया का नाम बताइए और इसके बारे में विस्तार से समझाइए। तो ये आपको बताना है, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ड्रॉ डायग्राम फॉर पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई एंड करेक्शन फॉर द मायोपिक आई यूजिंग अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, तीनों डायग्राम बनाने हैं। एंड हाउ डू पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड एंटर एंड एक्यूमुलेट इन अवर बॉडी, नेम डू प्रोसेस एंड एक्सप्लेन अबाउट इट। इनका आंसर आपका ये हो जाएगा। आपको तीनों ही डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ इनको बना देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो जो पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स जो फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं वो वॉश हो जाते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि उनको जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल से, और वाटर बॉडी से केमिकल एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी वाले जीव जंतु हैं वो सब खा लेते हैं, और इससे वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। अब ये जो केमिकल जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये अपघटित नहीं हो सकते, और धीरे धीरे जो है ये प्रोग्रेसिवली हर एक ट्रॉपिक लेवल, हर एक फूड चेन के ऊपर क्या होते जाते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और क्योंकि हम टॉप लेवल में है, ह्यूमन बीइंग जो है वो टॉप लेवल में है फूड चेन के, इसीलिए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होगी इकट्ठा होने की, सबसे ज़्यादा मात्रा जो रहेगी वो हमारे अंदर ही रहेगी। और ये जो प्रोसेस है जो एक फूड चेन के अंदर इस तरह से जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स ये इकट्ठे होते रहते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दैट इज जैव आवर्धन। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित के उदाहरण दीजिए। तो एक धातु जिसका घनत्व और गलनांक कम है, तो जो घनत्व और गलनांक जिसकी डेंसिटी और जो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो कौन सी धातु होती है, सोडियम होती है, या पोटाशियम लिख सकते हो, लिथियम लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। एक धातु जो कमरे के तापमान पर आसानी से पिघल सकती है, वैसे जिसका घनत्व भी कम है और गलनांक कम है तो आप इसमें केवल लिथियम लिखिए। ठीक है, केवल लिथियम आ जाएगा। एक धातु जो कमरे के तापमान पर आसानी से पिघल जाती है वो गैलियम होती है और सीजियम भी होती है। एक धातु जो दहन के लिए ज़रूरी है, आपको पता ही है, अधातु दहन के लिए कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। एक अधातु जो तरल अवस्था में उपलब्ध होती है तो ब्रोमीन होती है। और कार्बन का एक अपर रूप जो सबसे कठोर है तो वो क्या होगा, हीरा होगा, डायमंड होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ईजी है, तो हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट लिथियम हो जाएगी, मेल्ट करती है तो गैलियम सीजियम, कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन, लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन, हार्डेस्ट मेटल डायमंड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी का और में दिया गया है।
ये 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं आपके, और एक फिजिक्स का होता है, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का क्वेश्चन आता है। तो ये केमिस्ट्री का चल रहा है तो इसके और में केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। तांबे की तार को जिंक सल्फेट में मिलाए जाने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करने में विफल क्यों होते हैं, लेकिन पानी में घुलने पर ऐसा कर सकते हैं। और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करते हैं। तो ये हिंदी मीडियम में हो गया। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए बेटा यहाँ से, कॉपर टर्निंग्स व्हेन एडेड टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन नो केमिकल चेंज, क्योंकि ये इससे कम रिएक्टिव होगा। आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, जबकि जो डिसॉल्व फॉर्म होती है या वो मोल्टन स्टेट होती है उसके अंदर उनके आयंस फ्री हो जाते हैं। अल्कली कन्वर्टेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि ये क्या है, बेस है। तो यहाँ से पढ़ लेंगे आंसर आप। कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है जिंक से रिएक्टिविटी सीरीज़ में, इसीलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। दूसरा ये जो है स्ट्रॉन्ग इंट्रायनिक फोर्सेस, यानी जो आकर्षण बल होते हैं सॉलिड स्टेट में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन डिसॉल्व स्टेट में इनका जो आकर्षण बल है वो टूट जाता है। ठीक है, अगले का आंसर रहेगा एन अल्कली इज सॉल्युबल बेसिक मेटल ऑक्साइड। अल्कली जो है क्या है, बेस को मेटल में डिसॉल्व, मेटल ऑक्साइड को जब हम डिसॉल्व कर देते हैं तो वो अल्कली बन जाता है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर द बेसिक सॉल्यूशन दैट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर के कौन से अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कोई 2 गतिविधियां लिखिए जो अनुमस्तिष्क के कारण संभव हैं। और अग्र मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क के किन्हीं अन्य 2 कार्यों का उल्लेख आपको करना है। इजी क्वेश्चन है बेटा। 35 का इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन आ जाएगा। मस्तिष्क और स्पाइनल कोड जो है यानी मेरु रज्जु। उसके बाद देखिए, राइट एनी 2 एक्टिविटीज़ विच आर पॉसिबल ऑफ बिकॉज ऑफ सेरिबैलम। तो पोस्चर मेंटेन करने के काम आता है सेरिबैलम। उसके बाद फोरब्रेन के थिंकिंग के अलावा 2 फंक्शन आपको देने हैं। तो पहले का आंसर आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क कोर्स जो है मेरु रज्जु हो जाएगा। दूसरा है वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में सीधी दिशा में चलना, बाइसाइकिल राइड करना, पेंसिल को उठाना, ये सब जो है पोस्चर बैलेंस में आते हैं, तो सेरिबैलम के काम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंसरी जो है ये रिसीविंग एंड इंटरप्रिटेशन, मेमोरी, कंट्रोल, मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। तो ये हमारे जो हमारा फोर ब्रेन है, अग्र हिस्सा है, उसके काम हो जाएंगे। क्लियर है। थिंकिंग के अलावा मेमोरी करना, याद चीज़ों को याद रखना, अपनी जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं उनको कंट्रोल करना, भूख को कंट्रोल करना, ये सारा इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंतुओं में पीयूष जो है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पीयूष और अधिवृक्क जो है बताना है। इसमें ये जो है वृद्धि हार्मोन और इसमें एड्रीनालिन हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड जो बीमारी है उसको कंट्रोल करता है। क्लियर। जैसे जैसे लड़के और लड़कियों में यौन आरंभ में प्रवेश करते हैं तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती है, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखने हैं आपको। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं बेटा, फिर आंसर करते हैं। विच हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी एंड एड्रीनल ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन बताना है। एज बॉयज एंड गर्ल्स अप्रोच पबर्टी विच एंडोक्राइन ग्लैंड बिकम एक्टिव। तो ठीक है ना, तो जो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हो जाते हैं एक्टिव। हार्मोन्स लिखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इजी सा, ग्रोथ हार्मोन और एड्रीनालिन। थायरोक्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करता है, प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। एंड अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, फिर सिक्रीट मोर देन हाइपरथायराइडिज्म रिजल्ट इन रैपिड लॉस इन वेट एंड ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा लॉस होता है वेट का, यानी ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो जो भी खाया जाएगा उसको बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, जिससे कि वेट लॉस होगा और जो है और प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो फास्ट हो जाएगा। बॉयज़ में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, गर्ल्स में ओवरीज से एस्ट्रोजन निकलता है। में और दिया गया है 36 क्वेश्चन करेंगे। ये जो है 35 का और का था, 36 करेंगे। निम्नलिखित के लिए किरण आरेख बनाना है। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 से परे रखी गई है और सेकंड है अवतल लेंस के सामने वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी गई है। तो क्या बनेगा। एंड एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं 36 क्वेश्चन। रे डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f1 है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो एक रे डायग्राम आपके पेपर में ज़रूर आता है। कई बार आधा अधूरा आता है, पूरा करना होता है या पूरा बनाना होता है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस दे रखा है। एंड बी दिया गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर।
तो पहला तो रे डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2f1 बियॉन्ड 2f1 है, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, बिटवीन f एंड c। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, तो ये इमेज बनेगी। आपको जो रे डायग्राम दिया गया है वो कुछ इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो है क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से निकल के यहाँ पे बनेगी। इसमें ये इरेक्ट बनेगी और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी। जो वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, ठीक है। बाद आपको जो है उसके बाद न्यूमेरिकल गिवन है। तो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, यू हमारा हमेशा माइनस में होता है, -40 हो जाएगा। एफ जो है कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है, चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है। ध्यान रखिए इन चीज़ों का, तभी न्यूमेरिकल फास्ट होगा। लेंस फार्मूला आपका लगा देंगे 1/v - 1/u = 1/f। तो जी यहाँ से निकाल दीजिए। अब 1/v की वैल्यू 1/v आपका आ जाएगा 3/40, यानी v कितना आ गया आपका 40/3, आंसर आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। अब इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का एक अवतल लेंस जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना रहा है। बिंब की स्थिति बतानी है, इसका आवर्धन क्या है बताना है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाने वाला एक किरण आरेख बनाना है। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, इसका जो है ये इस क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये वाला। तो बेटे आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से आंसर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट में दिया गया है कॉनकेव लेंस है, आर की वैल्यू रहेगी -30, एफ निकाल लेंगे हम -15 निकल जाएगा, वी की वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू है -10। उसके बाद यहाँ से लेंस फार्मूला लगा दीजिए और यहाँ से आपकी यू की वैल्यू निकल जाएगी जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारी यू की वैल्यू कितनी आ गई, -30 आ गई। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, m क्या होता है, मैग्नीफिकेशन लेंस है, तो हमारा v/u हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसको पुट करेंगे तो 0.33 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए, हमें रे डायग्राम बनाना है, तो इस तरह से आप रे डायग्राम बना लेंगे। रे डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपके यहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें जो है यहाँ पे पीएच के कुछ नमूने दिए गए हैं। इन परखनलियों में अलग अलग ड्रॉपर से इनका किया गया है। तो परखनली ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसके आधार पर बताना है कि इन परखनलियों के में नमूने का पीएच जो है वो >7 है। तो >7 किन किन का रहेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो हमारे बेस होंगे pH 7 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैसे हैं, नेचर में क्षारकीय होने चाहिए, नेचर में वो बेसिक होने चाहिए। तो इसमें आपका ए और pH जो है वो <7 है, ये >7 नहीं होगा, <7। तो जितने अम्ल हैं उनकी होगी <7, 7 से कम। तो ए सी और जो है हमारा डी हो जाएगा, ए सी और डी इनकी <7 रहेगी, ए सी और डी, ठीक है। इनमें किन किन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्षारकीय पदार्थ है, तो इसमें जो है क्षारकीय यानी बेसिक जो है किस में होगा, बेसिक हमारा बी में रहेगा, बेसिक इसमें रहेगा, बी में रहेगा, और ये हमारा एफ में रहेगा, बी और एफ में बेसिक हो जाएगा, ठीक है बेटा, बी और एफ में बेसिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल जो है, जल क्या रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जल 7 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद है मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर उपरोक्त में से किसका उपयोग उपचार के रूप में किया जाएगा और क्यों। क्योंकि मधुमक्खी जो है काटेगी तो हमें लगाना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगेगा, एफ जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसकी जो डंक होता है उसमें एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड सिक्रीट करता है, और उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बेकिंग सोडा लगाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले में दिया गया है, यदि परखनली ए और बी के नमूनों को मिलाया जाए, यानी ए और बी में जो भी केमिकल है उसको मिला दिया जाए तो परिणाम क्या होगा और क्यों। तो ए और बी को मिलाने से क्या परिणाम होगा बेटा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, उदासीनीकरण और लवण बन जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से देख सकते हो, टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी ई एफ दिया गया है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप आसानी से इनको खुद से सॉल्व कर सकते हो। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट में ACD-BF और सोडियम बाइकार्बोनेट लगाएंगे क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देगा, pH कलर 7 हो जाएगा, कलर जो है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी अगर दोनों को मिलाएंगे तो। उसके बाद देखिए फर्स्ट 37 क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा, इस पोर्शन में एक बायो का एक फिजिक्स का। तो हमने केमिस्ट्री का कर लिया, अब हम करेंगे ये बायो का क्वेश्चन दे रखा है। सूर्य अपने ये एक बार इसको पढ़ लीजिए बेटा अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर पूछा गया है पौधों द्वारा उत्सर्जित गैसीय अपशिष्ट क्या है, गैसीय अपशिष्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन।
एंड पौधों में पत्तियों के गिरने से उत्सर्जन में कैसे मदद मिलती है। एंड जल पौधों के लिए उपयोगी है, इसे क्यों उत्सर्जित किया जाना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया इसे हटाने में मदद करती है। तो ये जो है आपका वो आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। क्या जड़ें भी पौधों में उत्सर्जन में मदद करती हैं, कैसे, तो आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे इसमें से कुछ खास आंसर है नहीं, ठीक है, बट फिर भी देख लीजिए। What are the gaseous waste product excreted by plants and how does falling down of leaves in a plants help in excretion। एंड वाटर जो है प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी रिमूव होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। और कैन रूट्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, तो बिल्कुल करती हैं। तो आइए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। बी में प्लांट वेस्ट आर मोबिलाइज टू लीव विच वुड बी सून फॉलिंग डाउन, दिस हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो जो भी प्लांट वेस्ट होते हैं वो लीव्स में मोबिलाइज कर जाते हैं और फिर लीफ जो है वो गिर जाती है, पत्ते गिर जाते हैं ना, तो ये इस तरह से हेल्प होती है वेस्ट को रिमूव करने में। अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड इज रिटेन्ड, जो ज़रूरत होती है वो प्लांट ले लेता है। एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो है रिमूव कर दिया जाता है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन क्या है, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट देखिए, इसी का और में दिया गया है, यस जो रूट्स होती हैं वो भी वेस्ट सिक्रीट करती हैं। दे कैन एक्सक्रीट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम बाय डिफ्यूजन। तो वो जो भी सब्सटेंस होती हैं सब्सटेंस को एक्सक्रीट कर सकती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। सॉइल के अंदर जो भी उनको एक्सक्रीट करना होता है, जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन 39, ऋत्विक जो है वो वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फादर ऑन संडे। तो इसको आप पढ़ लीजिए बेटा। क्वेश्चन है विच फिनोमिना एक्सप्लेन अबाउट अर्ली सनराइज, ठीक है। अर्ली सनराइज को कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट हैपन टू द सन डिस्क एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, व्हाई डज अर्ली सनराइज हैपन, क्यों होता है, ठीक है। कैन अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार एट नाइट बी एक्सप्लेन विद द सेम फिनोमिना। तो ये क्वेश्चन है आपका हिंदी मीडियम में, देख लेते हैं। तो ये हिंदी मीडियम में हो जाएगा, यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। कौन सी परिघटना अग्रिम सूर्योदय के बारे में बताती है और सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कैसी होती है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन फिनोमिना होता है ना। बी है सन डिस्क शो अपेरेंट फ्लैटनिंग ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सन डिस्क जो है ऐसे सन एक डिस्क की तरह हो जाती है। सन इज बिलो द ऑरिजन एट द टाइम ऑफ सनराइज बट इट्स रेज रिचेज द ऑब्जर्वर आई ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सन जो है वो ऑरिजन के बिलो होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है हमारे तक रेज आ जाती हैं और इसीलिए हमें सन वो अपेरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल सनराइज, ठीक है। तो हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद दिखाई देता रहता है सनसेट होने के बाद भी। ये तो बेटा बिल्कुल पेट क्वेश्चंस हैं, तो ये आप अच्छे से कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल पेट क्वेश्चंस होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको आप हल्के में ना लेकर उनको अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप सबको जो क्वेश्चंस है सारे क्लियर समझ आए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी ट्राई करूँगी आपके क्वेश्चंस को जो है क्लियर करने की, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। आपका पेपर जो साइंस का है वो आई होप कि सबका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।